नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले कुछ देर पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने घर में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। मौर्य के नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो केशव प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की मां टीका लगाते हुए और आशीर्वाद देते हुए। केशव मौर्य जी, मां का आशीर्वाद मिल गया सर? निश्चित तौर से जीवन में कहते हैं ना, भगवान श्री राम के लिए भी कहा गया है, माता पिता गुरु नामय माता। तो लुट के रघुनाथा, तो संयोग है आज मैं घर पे हूँ और माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया, भाभी जी का भी आशीर्वाद मिल गया, सब बच्चे भी परिवार के यहाँ पर एकत्र हैं, पत्नी भी है। तो सबकी उपस्थिति में अभी यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे मंदिर में। दर्शनों उपरांत फिर माँ शीतला के दरबार में चलेंगे। उसके बाद आगे नामांकन यात्रा शुरू होगी। माता जी भी हैं, कोशिश यही है कि जो शुरुआत हो वो शुभ। हमारे सहयोगी अरविंद राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नामांकन से पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। जी, बता दूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे। इनके नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और धर्मेंद्र जी रहेंगे और जिले के जो है सांसद भी रहेंगे। ये 12 बजे तक अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले ये अपने घर पे अपनी मां से आशीर्वाद लिए हैं, पूजा अर्चना किया है। उसके बाद बाहर के मंदिर बनी वहां पे पूजा अर्चना किया है और अभी ये निकल के शीतला माता मंदिर जा रहे हैं, जहां वहां पे माता का दर्शन करेंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम के बाद ये नामांकन के लिए जाएंगे। जी है अरविंद, अगर बात करें कि जब केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो उस दौरान कौन कौन से दिग्गज जो हैं वो मौजूद रहेंगे? बता दूं कि नामांकन के दौरान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी रहेंगे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र जी रहेंगे और जिले के सांसद और विधायक रहेंगे जो इनके नामांकन में शामिल होंगे। जी अरविंद, क्योंकि नामांकन की अगर बात की जाए, कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि अब यह भी देखा जा रहा है कि उस सीट पर चुनौतियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये बहुत हार्ड सीट हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पे लड़ने के बाद ये सीट बहुत हार्ड सीट हो गई है। लोगों की इस सीट पे बहुत निगाहें हैं और जहां तक अगर सिराथू विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ 6 लाख लोग हैं, जहाँ पे 4 लाख से ज्यादा मतदाता है। और पटेल, अगर एक बिरादरी की बात की, समाज की बात की तो कुशवाहा मौर्य जो है 40 से 50 हजार है और पटेल 40 से 50 हजार। कुल मिला के सिमट के ये सीट बहुत हार्ड सीट है और इनके विरुद्ध जो है समाजवादी पार्टी जो अपना दल के है वो पल्लवी पटेल को उतारा है इनके विरोध में। फिलहाल ये अब आगे देखना पड़ेगा कि दोनों में कितना दिलचस्प चुनाव रहता है। फिलहाल ये बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। जी बिल्कुल अरविंद, क्योंकि अब सिराथू सीट की अगर बात की जाए तो काफी चर्चा हो रही है सिराथू सीट की। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी लगातार बातचीत की जा रही है। अब क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो क्या कुछ स्थितियां वहां पर बदलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, 10 मार्च को जो है ये क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष में यहाँ के मतदाता मतदान किए हैं। फिलहाल उससे पहले एक चीज और बता दूं कि ये सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य 2012 में यहाँ पे कमल का फूल इन्होंने खिलाया था, अच्छे मतों से विजयी हुए थे। उसके बाद जो है ये फिर 2022 में 10 साल बाद ये फिर सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है हमारे जिले से, हमारे विधानसभा से लड़ रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहीं पे 3 विधानसभा है जहां पे पिछले चुनाव में तीनों सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी। अब ये चुनाव फिलहाल 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा कि किनके खाते में कितनी सीटें जाती है। फिलहाल बहुत दिलचस्प ये सिराथू विधानसभा केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद बहुत दिलचस्प सीट हो गई। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि सिराथू सीट की लगातार बात की जा रही है, उसको लेकर चर्चा भी की जा रही है। काफी सुरक्षित सीट मानी जा रही है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिन पे विश्वास जताया गया है और क्योंकि जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, जनता का भरोसा जो है वो भी मिल रहा है।
जी बिल्कुल, केशव जी ये खुद कहते हैं कि मैं सिराथू का नेता नहीं बेटा हूं। तो ये इनको कैंपेन के दौरान इनको लगी है बातें, लोगों ने कहा है, क्योंकि ये हर जगह सिराथू विधानसभा जहां भी जाते हैं वहां पे ये बातें इनको सुनने मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि सपोर्ट की तो समर्थन है, लेकिन एकदम 100% कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चुनाव है, किस समय कहाँ गए पलटते हैं लोग और चुनाव किस करवट लेता है ये समय बताएगा। फिलहाल 10 मार्च का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल अरविंद, क्योंकि सत्ता में किसकी वापसी होगी, जनता किसे जनप्रतिनिधि चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। जी बता दें कि नामांकन आज इनका केशव जी का नामांकन है। नामांकन में अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ सिराथू विधानसभा में 6 लाख लोग हैं और 4 लाख लगभग मतदाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मिला के 4 लाख मतदाता है। तो जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ एक पटेलों का एक ज्यादा संख्या है, 50 से 60 हजार माना जाता है। मौर्य और कुशवाहा समाज के लोग भी ठीक ठाक है और अन्य बिरादरी के भी लोग। तो कुल मिला के ये इन बिरादरियों को अपने तो आकर्षित कर लेते हैं। जो कुछ नाराजगी भी है कुछ लोगों को, उनको कैसे मान मनोल करते हैं ये तो केशव जी आने वाला समय ही बताएगा कि 10 मार्च को कमल सिराथू से खिलता है कि नहीं खिलता है। बिल्कुल, और अरविंद ये भी देखा जा रहा है कि जनता में जो नाराजगी है उसे लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए जो बात करे, चाहे राज्य सरकार के मंत्री हो या केंद्र सरकार के मंत्री हो, वो ग्राउंड जीरो पर रह के इन नाराजगी को दूर करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीनी स्तर, नीचे स्तर पे भी लोग लग के जो है अपने मतदाताओं को, और जो इनके सपोर्टर है, जो कुछ नाराज है, जो इनसे वो है, उनको भी ये लुभाने में लगे हुए हैं, अपने ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। और जनता भी जो है सिराथू की, अब चूंकि पल्लवी पटेल के आने के बाद थोड़ा ये चीज दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पटेल एक समाज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में है, और एक मतदान को, अगर चुनाव को वो करवट लेने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अब वो पटेलों को और अन्य बिरादरियों को, अन्य समाज के लोगों को अपने तरफ कैसे करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। 2 तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रही हैं। नामांकन करने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां का आशीर्वाद लिया है और विधि विधान से पूजा अर्चना की है। अमित शाह ने आज अलीगढ़ और बदायूं का दौरा किया। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह आपको बता दें कि कल ही वो बदायूं के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि आपको बताते चले कि 7 साल की पीएम मोदी की सरकार और 5 साल की सीएम योगी की सरकार ने माफियावाद और साथ ही गुंडागर्दी की जो तस्वीर 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने बनाई थी उसे बदल कर रख दिया गया है। बुआ बबुआ के राज में यूपी लगातार पिछड़ता गया है, लेकिन योगी राज में आज हर तरफ विकास है, कानून का राज है। अलीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 7 साल की मोदी सरकार और 5 साल की योगी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार ने पूरे यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। इसलिए विकासवाद को चुने, माफियावाद को नहीं। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे धीरे बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बदायूं में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। इससे पहले चुनावी रैली में अमित शाह ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है मित्रों। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त कराया है, उनको जमीन के अंदर 200 फुट नीचे ले जाने का ये चुनाव। उत्तर प्रदेश इस सपा बसपा
एक बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था, माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। अलीगढ़ और बदायूं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। बदायूं में डोर टू डोर प्रचार कर सरकार की योजनाएं भी गिनाई, साथ ही विकास के मुद्दे को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी महासंग्राम 2022 को लेकर सियासी पारा हाई है। बुलंदशहर में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक बार फिर कहा कि 10 मार्च को जिसको गर्मी चढ़ी है उनकी गर्मी उतरवा दूंगा। इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और पूछा है कि अगर हमारे खून में गर्मी नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। अब फरवरी के महीने में यूपी में सियासी गर्मी चरम पर है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। बुलंदशहर में सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने दंगाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद इनकी सारी गर्मी उतरवा दूंगा। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से सीएम के बयान पर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कहा अगर हमारे खून में गर्मी नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। सीएम योगी ने बुलंदशहर में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने एसपी-आरएलडी गठबंधन पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये 2 लड़कों की जोड़ी है, ये 2017 और 2014 में बनी थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 2 जाट लड़कों की हत्या हुई थी। उन्होंने अखिलेश यादव पर दंगाइयों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। योगी ने कहा कि 2017 के पहले आज हम कोटद्वार की जनता के बीच में हैं, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। क्या उन्हें लगता है कि क्या बीजेपी सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर कांग्रेस की सरकार पड़ेगी, उनकी राय आज जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे इस बार। देखिए, जो हमारे विधायक
असेंबली में आएंगे, जो भी उम्मीदवार चुनकर के असेंबली में आते हैं, तो वो हमारे मेन जो मतलब विकास है, जो क्षेत्र का विकास, जरूरी विकास है, उस पर ज़्यादा फोकस ले, ना कि यहीं तक सीमित रह जाए कि मतलब जो है भाई एक कोरी घोषणा करके जो सीमित रह जाए। हमारे खुद के अपने कई इस प्रकार के जो है विधानसभा में बहुत अधिक प्रयास होने हैं, कई काम होने, ताकि जो है वो इतने वर्षों से वहीं के वहीं है। बस हम तो यही चाहते हैं कि अपना विधायक आए और जो है अच्छी तरह से जनता के जो है समक्ष जो है सारी समस्याओं का निदान करें। अच्छा, क्या लगता है कि जो कोटद्वार के जो विधायक थे अभी प्रेसिडेंट हरक सिंह रावत, उन्होंने विकास किया है, जनता इस बात को समझेगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तो वो हालांकि निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि हाँ उन्होंने काम किया था यहाँ पे? देखिए, विकास के काम जो हैं अपना तो जरूर किया उन्होंने, जनता का किया ना किया हो या ना किया हो, पर अपना और अपने को चाहने वालों का तो जरूर विकास किया है। और बात जैसे मतदान की हो रही है, तो मतदान में तो जो क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं हैं, भी शिक्षा का है, रोजगार का है। आप देखिए, जो पिछले कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, वो पिछले 5 साल में ऐसा कर दिया, उससे जो कार्य चल भी रहा था उसे भी बंद करवाते हुए सारे कार्य इस समय बंद करा दिए। जनता का मूड क्या किस तरफ जा रहा है इस बार? जनता जो है, जनता की मूलभूत समस्या है शिक्षा और रोजगार। जो भी सरकार या जो भी व्यक्ति इस चीज़ में ध्यान रख फोकस करके अपना काम करेगा, उसे जनता 100% उसे चुन के विधानसभा पहुंचाएगी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, कोटद्वार की जनता, आप कोटद्वार के नागरिक हैं, वोट आप करने जा रहे हैं, तो किस तरफ आपको लगता है कि हाँ ये पार्टी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगी, खासतौर पे अगर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो? देखिए, पिछले कार्यकाल को देख लीजिए और इस कार्यकाल को देख लीजिए, तो सब कुछ सामने है कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा यहाँ बहुत विकास कार्य किया गया था। चाहे वो यहाँ का बेस हॉस्पिटल हो, चाहे यह ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया, मेडिकल के क्षेत्र में किया। इस बार बीजेपी का कार्यकाल एकदम निराशाजनक रहा है और एक भी कार्य यहाँ कोई विकास का ऐसा नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज के नाम पे यहाँ बेवकूफ़ बनाया गया है और केवल खनन किया गया है नदियों को, और उनमें गड्ढे और करवा दिए गए हैं। अच्छा, तो यानी कि खनन किया गया है, ये आरोप है। बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ नौडियाल हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आरोप सीधे तौर पे लग रहा है कि खनन किया गया है, मेडिकल कॉलेज के नाम पे गुमराह किया गया है। मेडिकल कॉलेज के नाम पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे पूछें कि उन्होंने कहाँ रखा मेडिकल कॉलेज 5 सालों में, ये मुझे बताएं ना। 5 साल ये थे, इन्होंने रोजगार कहाँ रखा? एक भी मुझे रोजगार के लिए सिकड्डी सिडकुल में ये फैक्ट्री बता दें कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी के टाइम पे कौन सी फैक्ट्री लगी सिकड्डी सिडकुल में। हमारे कार्यकाल में तो कल एकाम्स अभी 2 महीने पहले चालू हो चुकी है, 1500 कर्मचारियों को वो अपने यहाँ नियुक्ति देगी। मेरी बात हुई है एकाम्स के संजीव जैन जी से, एमडी साहब से, ये बताए ना, इन्होंने खाली कोटद्वार का नाश मारा है। सिकड्डी सिडकुल में कंपनियों में घपला कराना, इनके एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं को घर बैठा के कंपनियों से तनख्वाह दिलाना, ये इनके पूर्व मंत्री की उपलब्धि रही है। और ये मुझे विकास के नाम पे बता दें कि मंत्री जी ने क्या किया है। ये बोलेंगे हॉस्पिटल बनाया है, बिल्डिंग बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उनके द्वारा ना तो आईसीयू स्थापित किया गया, आईसीयू भी हमारे माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी द्वारा कोटद्वार हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। ये मुझे उपलब्धि बताएं। ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोटद्वार चमक गया है, तो ये बताएं ना कि कोटद्वार की वो चमचमाहट कहाँ है। अच्छा, तो साफ तौर पे बीजेपी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, चाहे वो हरक सिंह रावत जिस समय थे उस समय विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप वोट करने जाएंगी तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे और क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार रिपीट करेगी? मैं ये तो नहीं बोलती कि रिपीट करे या ना करे, पर हमारी प्राथमिकता ये है कि कोटद्वार का विकास हो। चिल्लरखाल लालढाम मोटर मार्ग पहले हमारी प्राथमिकता है, फिर मेडिकल कॉलेज है, फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे होना जरूरी था। इन्हीं मुद्दों पे लेके हम आगामी सरकार जो भी बनेगी हम उसी को वोट करेंगे, और जो हमारे इन सपनों को पूरा करेगी हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, जो हरक सिंह रावत यहाँ पे थे, उनका जो कामकाज है उसको किस तरीके से आप देख रही हैं? क्या जो काम उन्होंने वादे किए थे वो हो पाए हैं पूरे? हरक सिंह जी को मौका नहीं मिल पाया पूरे काम करने का। 2 साल हमारे कोविड ने बर्बाद किया है, और जहाँ तक ये 4 महीनों में उन्होंने इतना तेजीपन दिखाया है, उससे लगता है कि वो करने वाले आदमी सक्षम है, वो कहीं भी रहें वो काम करेंगे जरूर। तो हरक सिंह रावत को लेके लोगों में प्रतिक्रिया इस तरीके की कि हाँ समय नहीं मिल पाया, कोविड भी था, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के सचिव हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से वो हरक सिंह रावत के कामकाज को देखते हैं और क्या आगामी विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हो। हरक सिंह रावत ने विकास नहीं, कोटद्वार का विनाश किया है। विनाश। हरक सिंह रावत जी
4-5 लोगों से घिरे हुए थे और कृष्ण कन्हैया यहाँ पे बने हुए थे, जिससे पूरा प्रदेश उन्हें जानता है कि वो किस भूमिका में थे। वो विकास पुरुष की भूमिका में नहीं थे, वो राजनेता की भूमिका में नहीं थे, वो कृष्ण भगवान की भूमिका में थे और रासलीला यहाँ पे करने आए थे, वो कर रहे थे। उन्होंने विनाश कर दिया है कोटद्वार का। कोटद्वार 20 साल पीछे चले गया है। कोटद्वार में एक ईंट विकास के नाम पे नहीं लगी है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ वोटर हैं यहाँ से, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार चल रहा है आप लोग? इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा सिर्फ जो विकास का होगा। जो कोटद्वार पिछले 5 साल में दुर्दशा झेल रहा है, सिर्फ नदियों का चीरहरण हुआ है, उसमें मंत्री जी ने बेसमेंट की तैयारी करी है और कुछ नहीं। और हम चाहते हैं जो कोटद्वार में जो माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के कार्यकाल में जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए, जैसे हमारे पीजी कॉलेज में ऑडिटोरियम, व्यावसायिक भवन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मैंने खुद उस भवन में बैठ के बीएड किया है वहाँ से, व्यावसायिक भवन से। और ये जो अस्पताल था, इसको 300 बेड का बेस हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि आज का जो हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। उस क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने कार्यकाल में काम किया था और आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कोटद्वार कहाँ है, क्योंकि भाजपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, वो छोड़ के चले गए यहाँ से और कोटद्वार से दोबारा लड़ने की स्थिति में ही नहीं हुए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूरज कुकरेती जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व रहेगा कोटद्वार में चुनाव में? देखिए, हर पार्टी का अस्तित्व होता है। जो संविधान के तहत जो भी पार्टी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थापित करवा दी जाती है, उसका अस्तित्व होता है। और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर एक एडवोकेट जो है, जुझारू प्रत्याशी है अरविंद वर्मा जी, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। और मेरा तो मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, अगर पार्टी के अंदर कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करें और पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाएं, तो त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। तो ये जनता की राय है। हालांकि जो हरक सिंह रावत थे, विधायक हैं प्रेसिडेंट में कोटद्वार से, उनको लेकर लोगों में खास तौर पे सबसे बड़ी नाराजगी है कि अवैध खनन कोटद्वार में लगातार हुआ है और विकास के मुद्दों पे लोग चुनाव करने जा रहे हैं। अनुपम